आपको एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं फिर से कि यूएन कुछ भी नहीं है, यूएन बहुत कुछ है। यूएन कुछ भी नहीं है और यूएन बहुत कुछ है, अगर हम मानते हैं तो, और अगर हम नहीं मानते तो कुछ भी नहीं। समझ में आई बात? ये बात आप इस दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लेना। यूएन की वैल्यू तभी तक है जब तक हम उसे वैल्यू देंगे, और जिस दिन हमने उसकी वैल्यू करना बंद कर दी उस दिन उसकी वैल्यू अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक, एक और इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन उनकी नजर में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। इन बातों को अंडरलाइन कर लो। किसका, ये किसका प्रतीक है? यह संगठन उनकी नजर में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की जरूरत क्या है? आइए यहाँ ऐसे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्हें इस संगठन में कामकाज की अंदरूनी जानकारी है। वो कौन है? पहला पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। ये किसने कहा है? डेग हैमरशोल्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव। उन्होंने क्या कहा है कि जो ये आपका यूएन है इसका निर्माण मानव को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं अपितु उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। समझ में आई बात? कि वो आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा लेकिन हां आपको जीवन की बदतरता से बाहर निकालने में जरूर मदद करेगा। आपको वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करेगा जिसके आप प्रयोग करके आप अपने विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये काम जरूर कर देगा यूएन आपके लिए। आपको वो लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करने का काम नहीं करेगा, वो आपको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करेगा जिसका आप प्रयोग करके आप अपने आप को कहीं भी ले जा सकते हैं। इस काम को करने का काम कौन करेगा? यूएन। आपको नर्क के जीवन से बचाने का काम करेगा, स्वर्ग पहुंचाने का काम कदापि ही नहीं करेगा। इन शब्दों में बहुत बड़ी गहराई है और अगर आप इन गहराइयों को, शब्दों की गहराइयों को समझते हैं तो आप राजनीति को समझते हैं, और अगर आप शब्दों की गहराइयों को नहीं समझते तो आप राजनीति को कदापि ही नहीं समझते। राजनीति शब्दों का खेल है और जिसने शब्दों को समझा उसने ही राजनीति को समझा, और जिसने शब्दों को नहीं समझा वो अपने सर पर पत्थर मारे, इसके अलावा कुछ ना करे और ज्यादा ज्ञान ना दे। ठीक है, आगे सुनो दूसरे व्यक्ति की क्या बातचीत है। बख्तही की चौपाल, ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, अंडरलाइन करो, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठा हो और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, बनिस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। ये कौन कह रहा है? शशि थरूर, संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व ओवर सचिव। ठीक है, ये है शशि थरूर, हमारे देश के ही हैं। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? ये संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या कह रहे हैं? बख्तही की चौपाल। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आपको पहले ही कह दिया, इसके डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ ये अपने आप में पूरे विश्व को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर विश्व के सभी देश अपनी समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर सबके सामने रखते हैं और बताते हैं कि हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, हमें इनके कारण ये समस्या हो रही है, और विश्व के नजर में वो समस्याएं लाते हैं, चाहे विश्व कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन विश्व के सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जो आपका यूएन है वो बख्तही की चौपाल है, और वहां पर बख्तही की चौपाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर लोग जाकर भाषण देते हैं और अपने देश की समस्याएं, विश्व की समस्याओं पर अपने विचार रखते हैं। तो ये माना जाता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ एक मध्यस्थ है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? एक मध्यस्थ।
दो लोगों के बीच में जो अनबन है उस अनबन को बातचीत के माध्यम से सॉल्व कराने का काम, करने का काम आपका यूएन करता है। यूएन उसको बातचीत से सॉल्व कराने का काम करता है, जिससे कि उनके बीच में हथियार ना लड़े, और लड़ गए तो फिर वो रोक तो नहीं पाता, वो रोक नहीं पाता। जैसे आपका किसके किसके बीच में, अभी हमास और यूक्रेन के बीच में, अरे यूक्रेन क्यों, यूक्रेन नहीं, इजराइल के बीच में हो रहा है, हमास और इजराइल के बीच में, और यूक्रेन और रशिया के बीच में। अब युद्ध हो रहा है तो उसको रोक तो वो पा नहीं रहा, लेकिन हाँ बेसिक फैसिलिटीज वहां के लोगों को प्रोवाइड करने का काम जरूर कर रहा है, जिससे कि वहां के जो इंसान है उनकी चोट पे मलहम लगाने का काम कर रहा है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपको स्वर्ग पहुंचाने का काम नहीं करेगा, ये आपको समस्याओं से बचाने का काम नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ अगर आप बीमार पड़ेंगे तो ये आपको दवाई देने का काम जरूर कर सकता है। तो यूएन की औकात बस इतनी है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि यूएन की औकात हम निर्धारित करते हैं कि यूएन की क्या वैल्यू होगी। यूएन की वही वैल्यू है जो हम बताएंगे। यूएन बिना जड़ का पेड़ है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन हाँ यूएन की बहुत वैल्यू भी है, क्योंकि वो एक बख्तही की चौपाल उपलब्ध करा रहा है, और सारी समस्याओं का समाधान कहाँ निकलता है, बातों से ही निकलता है, हथियार से तो कभी नहीं निकलता। तो अगर कोई आपके बीच में मध्यस्थता कराने का काम कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। हर समस्या का समाधान सिर्फ एक है, वो है बातचीत। उसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि आप समस्या का समाधान कर सकें। एक दूसरे का समाधान कर सकते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर सकते। गोली मार दोगे, एक मर जाएगा दूसरा जिंदा रहेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन बातचीत कर लोगे तो दोनों जिंदा रहोगे और दोनों खुशहाल रहोगे। तो ये जो है यूएन, ये वो बातचीत कराने का प्लेटफॉर्म बनता है, और आपके बीच में कटुता को खत्म करने का काम करता है। बहुत बार कर भी पाता है, बहुत बार नहीं भी कर पाता। समझ रहे बात, हर बार तो नहीं चल पाता ना हर चीज। आगे कहां आ गए, ये दो उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर है। मैंने भी यही कहा आपको, हर मर्ज की दवा तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है। बीमारी में आपको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे जिससे कि आप जिंदा रह जाएं, आप जिंदा रह जाएं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामले में मदद करते हैं, वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हो। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान लें। इसकी जगह वे विभेद के मामलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जा सकता है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इसका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई देश नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बिना जड़ का पेड़ है और इस पेड़ को खड़ा करने का काम हम देश ही करते हैं, कोई और नहीं करता। पर ये एक बार बन जाता है तो ये हमारे बीच में होने वाले मनमुटावों को दूर कराने में एक बड़ी भूमिका जरूर निभाता है, जिससे कि हमारे बीच में मनमुटाव ना हो और ये मनमुटाव युद्ध का रूप ना ग्रहण कर ले। क्योंकि युद्ध होगा तो दोनों ही देशों का या पूरी दुनिया का ही विध्वंस होता है, सिर्फ किसी एक या दो को नुकसान नहीं पहुंचता, इससे पूरी विश्व में अशांति फैलती है और पूरा विश्व इसके जोखिम में चला जाता है। तो ये कोशिश करता है कौन? आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन ये प्रयास करता है कि आपके बीच में युद्ध ना हो और शांति बनी रहे।
जिससे कि लड़ाई का खतरा खत्म रहे। तो ये बातचीत का वो मंच उपलब्ध कराकर आपके बीच में सुलह कराने का काम करता है। पहली बात, ये कोई राज्य नहीं है, राज्य मतलब कोई देश नहीं है, देश जैसी ताकत इसके पास कुछ नहीं है। ये हमारे द्वारा ही बनाया गया संगठन है और ये एक बार बन जाता है तो हमारे बीच में शांति और सहयोग की भावना को बढ़ाने का काम करता है। कैसे? बातचीत के माध्यम से। ठीक है, ये बात पॉइंट याद रखना है आपको कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की क्या जरूरत है। तो यही सबसे बड़ी जरूरत है कि वो शांति और सहयोग को बढ़ाने का काम करता है। वो हमें वो मंच उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से हम अपने आपसी मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का काम कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन कोई ताकतवर संगठन नहीं होता, लेकिन अपितु वो उन समस्याओं को समाप्त करने में हम सबको एकजुट करके चर्चा करने का मंच जरूर उपलब्ध कराता है जो विश्व के लिए खतरनाक है, जैसे कि पर्यावरण, आतंकवाद, महामारियां। समझ में आई बात? यूएन ने कोविड-19 के समय पर बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जिन ताकतवर देशों के पास वैक्सीन थी, उन ताकतवर देशों से लेकर उन गरीब देशों को मुहैया कराई जिनके पास प्रौद्योगिकी का अभाव था। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का अभाव था, वो डेवलप नहीं कर पाए थे, तो उनको भी उपलब्ध कराने में यूएन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। समझ में आई बात? अंतरराष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। मैंने बता दिया कौन से वो काम है, पर्यावरण हो गया, आतंकवाद हो गया और महामारियां हो गई। इन मुद्दों पर जब तक आप एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक इन समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकते। कि निकल सकते हो? संभव है? कदापि नहीं निकल सकते। अगर आपको एक दूसरे इस समस्या से बाहर निकलना है तो आपको एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ेगा, और अगर आप एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो आप कभी भी इन समस्याओं से चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते। ये बात आप दोनों जान लो। हर समस्या का समाधान है बातचीत, और जो बातचीत करने से डरता है वो कभी समस्या से बाहर नहीं निकल सकता है। समझ में आई बात? आप बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं किससे? बातचीत से। हर बड़ी से बड़ी समस्या। लेकिन सामने वाला भी समझदार होना चाहिए। सामने वाला अपने सर पर पत्थर लेकर बैठा है तो उसे समझाया नहीं जा सकता। उसे समझाया नहीं जा सकता। समझाया उसे ही जा सकता है जिसके सर पर पत्थर ना हो, जो समझने के लिए तैयार हो, जो बातचीत करने के लिए तैयार हो। ठीक है, अब जैसे पाकिस्तान, बार बार हम बातचीत करते हैं लेकिन वो फिर पीठ में जाके छुरा भोंक देता है। तो ऐसे महामूर्ख को समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, जो अपनी बात पर अडिग ही नहीं रहता। थूक के चाटने वालों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, जो कहे कुछ और करे कुछ। ठीक है, आगे सुनो। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। कुछ रोगों को तब ही खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। हम ग्लोबल वार्मिंग, विश्वव्यापी ताप वृद्धि और उसके प्रभाव का ही उदाहरण लें। वातावरण का तापमान क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले कुछ रसायनों के फैलाव के कारण बढ़ रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिनमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव का समाधान ढूंढ सकता है। तब भी संभवतः सबसे प्रभावी समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना जरूरी है। तो इन जैसी समस्याओं पर जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे तब तक इनका समाधान नहीं हो सकता। अमेरिका अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकता, न ब्रिटेन अकेला कुछ उखाड़ सकता है। इन जैसी समस्याओं पर सबका सहयोग होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपके शरीर में कहीं भी बीमारी होगी तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो पूरी पृथ्वी एक शरीर है और पृथ्वी के किसी भी एक कोने में कोई समस्या होगी तो उसका प्रभाव पूरी शरीर पर पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि दिल सही रहेगा तो पूरा शरीर सही हो जाएगा। दिल का भी सही रहना जरूरी है और एक अंगूठे, एक सामान्य सी उंगली का भी सही रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मरने को तो इंसान उंगली में चोट लगने से ही मर सकता है, और ना मरना हो तो दिल पे भी चोट लग जाए तब भी ना मरे। समझ में आई बात? एक कहानी पढ़ी होगी आप सबने 11वीं क्लास में या 12वीं में है अभी, टाइगर किंग। हाँ, 100 शेरों को मार देता है बंदा तब नहीं मरता, लेकिन एक लकड़ी के शेर से मर जाता है। उसके 100 नहीं 99 ही होता है, वो बेहोश हो जाता है बंदूक की गोली से। हाँ याद आ गया, ठीक है। और 100वां शेर उसे मार देता है, वो भी लकड़ी का, अनफिनिश्ड जो होता है वो, है ना। तो वही चीज है, आपके शरीर का हर अंग अर्थात पृथ्वी का हर देश इस पृथ्वी के बर्बादी के लिए और इस पृथ्वी के आबादी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ना अमीर इसमें कुछ कर पाएगा, ना गरीब इसमें कुछ कर पाएगा। सबका सहयोग चाहिए आपको ऐसे मुद्दों पर। तो ऐसे मुद्दों पर सबको एक साथ लाने का काम आपका यूएन करता है, और ऐसे विषयों पर एक साथ बैठकर चर्चा करने का मंच उपलब्ध कराने का काम आपका यूएन करता है। तो यूएन बहुत कुछ है, यूएन कुछ भी नहीं है। हम वैल्यू देंगे तो यूएन बहुत कुछ है, हम वैल्यू नहीं देंगे तो यूएन कुछ भी नहीं। ये बात, इतनी सी बात जान लो, आप यूएन पे कुछ भी लिख सकते हो फिर। और अगर ये नहीं जान पाए तो कुछ नहीं लिख सकते। बाबा जैसे बाबा जी का प्रवचन दे देते हैं, वैसे ही प्रवचन आप दे देंगे अगर ये बातें आपने जान ली तो। कुछ बातें जान के ही बाबा जी सारा प्रवचन दे देते हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान। हिंदू हिंदू क्या, सभी धर्मों का यही है सिद्धांत, कर्म, भक्ति और ज्ञान। इन 3 चीजों को अगर आपने सही से समझ लिया तो आप कितना भी ज्ञान दे सकते हैं, और अगर आपने इनको नहीं समझा तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, धर्म पर तो खास कर। तो इन 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में जितने भी धर्म है यही बात करते हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान। कर्म, भक्ति, ज्ञान, सब धर्म की यही 3 फिलॉसफी है, कि अलग है कुछ। चाहे आप सनातन ले लें, चाहे आप बौद्ध ले लें, चाहे आप जैनिज्म ले लें, चाहे आप सिखिज्म ले लें, चाहे आप इस्लाम ले लें, चाहे आप क्रिश्चियनिटी ले लें, चाहे आप यहूदियत ले लें, जितने भी हैं दुनिया में सब इन्हीं 3 फिलॉसफियों पर काम करते हैं। इन्हीं 3 फिलॉसफियों पर। अगर आप इन 3 फिलॉसफियों को नहीं समझ पाए तो आप कुछ नहीं समझ पाए। ठीक है, आगे आते हैं। दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना 2 अलग अलग बातें हैं। दुनिया का हर देश समझता है कि सहयोग करना चाहिए, लेकिन कोई सहयोग करने नहीं आता। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सब सोचते हैं कि हम क्यों करें, सब में है ना, हम क्यों करें। हम अकेले ही थोड़ी ना मरेंगे, हम अकेले ही थोड़ी ना मरेंगे, मरेंगे तो सब मरेंगे। तो ये जब तक भावना नहीं खत्म होगी ना, तब तक इस दुनिया को कोई बचा नहीं सकता बर्बाद होने से, तो खासकर। और जो सोचता है कि आप इस पृथ्वी से उठकर दूसरे ग्रह पे चले जाएंगे, तो संभव नहीं है। इतना संभव नहीं है, आसान नहीं है कि आप यहां छोड़ के वहां बच जाएंगे और आप जिंदा रह जाएंगे। चांद पर चांद ही बन जाओगे आप। चांद वाली दुनिया चांद जैसी ही है। अभी जैसे चांद के बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है, वैसे ही आप अपने बारे में वहां कुछ पता नहीं कर पाओगे, ऐसे झूलते रहोगे हवा में। समझ में आई बात? देश सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या हो, इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन कितना उठाए, सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे हो, मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं, और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई हैं उनसे कोई भी दगा ना करे। इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं होते। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन सहयोग करने
के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। तो इन सब चीजों को कराने में आपका सही अंतरराष्ट्रीय संगठन बड़ी भूमिका निभाता है कि किसी भी मुद्दे पर नियम बनाना और उनका किस प्रकार से पालन होगा और उसके बाद जो रिजल्ट होगा, जो फल मिलेगा, उसका बंटवारा कैसे होगा, इन सब चीजों को न्यायोचित ढंग से, सही ढंग से बताने में और करने में यूएन बहुत बड़ी भूमिका, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। बड़े देश जब मन चाहता है वो नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं, अर्थात जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चीन, ये जो चाहते हैं वो कर देते हैं और यूएन कुछ भी नहीं कर पाता है इनके सामने। यूएन इनके सामने कुछ नहीं कर पाता। यूएन इनके सामने बस हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। समझ में आई बात? वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं तो यूएन कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वहीं कोई एक छोटा देश, गरीब देश कुछ करके दिखा दे तो यूएन उसकी धज्जियां उड़ा देता है। तो ये बात जान लो, जिसके पास पैसा है उसके सामने पूरी दुनिया झुकी पड़ी है और जिसके पास पैसा नहीं है उसके सामने कुछ नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यही समाज की भी हकीकत है, क्योंकि आप एक पूंजीवादी समाज में रह रहे हैं और पूंजीवादी समाज में उसी की कद्र है जिसके पास जेब में पैसा है। पैसा के आगे पूरी दुनिया झुकी हुई है, ये हकीकत है। नैतिकता दूसरी चीज है, लेकिन पैसा प्राथमिक चीज है इस दुनिया में जीने के लिए। ठीक है, आगे चलो, कहां आ गए थे? शीत युद्ध के अंत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है? और क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। आप भी जानते हो कि अमेरिका के ऊपर ये कितनी लगाम लगा पाता है और अमेरिका के आगे इसकी क्या वैल्यू है, सब जानते हैं। जिस दिन अमेरिका इसमें से निकल जाएगा ना, इस दिन ही, उसी दिन ये अंतरराष्ट्रीय संगठन धाराशाही हो जाएगा, उसी दिन इसकी वैल्यू अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अमेरिका के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है, क्योंकि अमेरिका के पास बेजोड़ आर्थिक ताकत है, बेजोड़ सैनिक ताकत है और बेजोड़ सांस्कृतिक ताकत है। उसको चुनौती देने में अभी कोई संभव नहीं है, कोई भी संभव नहीं। ये बात आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में डाल लो। मैं ये नहीं कहता कि चुनौती नहीं दी जा सकती, दी जा सकती है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपको अमेरिका जैसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। अमेरिका को चुनौती देने के लिए आपको भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर काम करना पड़ेगा। आपको अपनी संस्कृति को इतना ओपन अप करना पड़ेगा कि विश्व आपकी संस्कृति को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। समझ में आई बात? जब तक आपकी संस्कृति नहीं बढ़ेगी तब तक आपका व्यापार नहीं बढ़ सकता, और जब तक आपका व्यापार नहीं बढ़ेगा तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा, और जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक आप रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा खर्च नहीं कर पाओगे, और जब तक रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करोगे नई चीजों का विकास ही नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात? नई चीजों का विकास होगा तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, और आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए इस पूंजीवादी समाज में, और पैसा तब आएगा जब आपका व्यापार बढ़ेगा। सब चीजों का इंटरलिंक है, और अगर आप इस इंटरलिंक को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप राजनीति को नहीं समझ पा रहे, आप अर्थशास्त्र को नहीं समझ पा रहे, आप इतिहास को नहीं समझ पा रहे। अगर भारत कभी सोने की चिड़िया था तो क्यों था? क्योंकि भारत का व्यापार उन्नत था। भारत का व्यापार इतना उन्नत था कि पूरी दुनिया भारत के कपड़े,
भारत के मसाले, भारत की ही चीजें खा और पहन रही थी। इसलिए भारत उन्नत था उस समय, इसीलिए भारत के पक्ष में व्यापार था और भारत दबा के पैसा कमाता था। समझ में आई बात? तो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो यूएन भी भाई फ्री में तो चल नहीं रहा, उसको भी पैसे चाहिए और अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा फेंकता है उसके ऊपर। तो जो ज्यादा पैसा देगा उसी के हिसाब से चलेगा। और इसका आपको पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो अमेरिका के लोग ही इसमें काम करते हैं ज्यादातर। तो जहाँ के लोग काम करेंगे वहां। अब भाई आप कितना भी अंतरराष्ट्रीय संगठन के सदस्य हो, लॉयल्टी तो आपको आपकी अपने देश के प्रति ही है ना, किसी और के प्रति तो हो नहीं जाएगी। यूएन कहेगा ये देश के मामले में मत बताना, क्यों नहीं बताओगे? सब बताओगे आप। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें होती रहती हैं।